हिंदुस्तानी रिपोर्टर के संपादक पर सेक्सुअल असॉल्ट की एफआईआर दर्ज होने पर किया रफीक कामदार ने खुलासा। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। हमारी इस खबर में हम आपको ऐसी खबर की जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद ही सोचेंगे कि चेले ने गुरु को ही किसी लालच में आकर निशाना बना दिया, परंतु मूर्ख ये भूल जाते हैं कि गुरु गुरु ही होता है और चेला गुरु नहीं बन सकता है। हम बात कर रहे हैं मुमरा कौसा के वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तानी रिपोर्टर चैनल के संपादक रफीक कामदार की, जिन्होंने अपने तजुर्बे और मानवता से हमेशा ही मुमरा कौसा के रहीवासियों की सेवा की है, जिसकी मिसाल है हजारों टिप्पणियां, हजारों कमेंट्स जो उनके सेल फोन पर और उनके न्यूज चैनल पर दिखाई दे रहे हैं। ये कमेंट्स, ये टिप्पणियां मुमरा वासियों की भावनाएं हैं जो वो लिख कर दर्शा रहे हैं। एक सबिहा नामक महिला जो किसी समय पत्रकार रफीक कामदार के पास अपनी गरीबी का हवाला देकर सहायता मांगने आई थी, जिसे रफीक कामदार साहब ने मानवता के नाते अपने चैनल में जगह दी, सोशल मीडिया के बारे में सिखाया, पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। परंतु हिंदुस्तानी रिपोर्टर के संपादक साहब को ये क्या पता था कि वो अपनी आस्तीन में किसी नागिन को पाल रहे हैं जो कुछ महीने बाद उन्हें ही डसने वाली है, और वो भी इतना घिनौना झूठा मोलेस्टेशन का आरोप जो कि मुमरा के 90% रहीवासी इस आरोप को मान ही नहीं सकते हैं। इस सबिया नामक महिला ने रफीक कामदार साहब पर आरोप लगाया कि 28 नवंबर एक पत्रकार परिषद में रफीक कामदार ने उनका शील भंग किया, उनसे छेड़छाड़ की। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 से 20 पत्रकार मौजूद थे, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में और वो भी एक नामचीन पत्रकार रफीक कामदार साहब ऐसी हरकत कर सकते हैं? नहीं, ये तो मुमरा का बच्चा, जवान, बूढ़ा हर कोई जानता है कि रफीक कामदार साहब का कितना रेस्पेक्ट है इस मुमरा शहर में। इन सब पत्रकार और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कैसे संभव हो सकता है? 28 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को यह महिला मुमरा पुलिस स्टेशन में रफीक कामदार के विरोध में एक एलिगेशन दर्ज करवाती है। तो क्या 28 से 2 तारीख तक वो क्या प्लान बना रही थी? कैसा बचकाना आरोप है। इन 4 दिनों के अंदर ये महिला और उसके पति ने मुमरा कौसा में 4 दिसंबर के रोज मुमरा में स्थित कौसा के परिसर में नूरानी होटल में अपनी एक विशेष पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया था। परंतु उन्हें पता चल गया कि 28 नवंबर की पत्रकार परिषद के पत्रकार लोग उसकी वो 4 तारीख की पत्रकार परिषद में बड़े तीखे सवालात करने वाले हैं, जिसके कारण उसने अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। इसके बाद 5 दिसंबर 2020 को मुमरा पुलिस स्टेशन में डीसीपी अविनाश अंबुरे की एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में इस महिला और उसके पति सहित उसके सहयोगियों ने 2 तारीख की एलिगेशन का हवाला देकर 5 तारीख को रफीक कामदार के विरोध में एफआईआर दर्ज करवाई। इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि कुछ रुपयों की खातिर ये महिला किसी अज्ञात लोगों की कठपुतली बनी हुई है। बस हम तो हमारे चैनल के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से यह विनती और निवेदन करते हैं कि रफीक कामदार साहब के मामले को गहराई से जांच पड़ताल करें, दोनों पक्षों की बातों को ध्यान में रखें और आरोप की तह तक पहुंचे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शेख शाहिद को क्या बताया रफीक कामदार ने और क्या जानकारी दी इस संदर्भ में। देखिए। रफीक भाई, जैसे सबिया शेख और हुसैन ने आप पे सील भंग का एक आरोप लगाया, 2 तारीख को एलिगेशन की गई और उस एलिगेशन के ऊपर आपको मुमरा चौकी के लोगों ने बुलाया नहीं और डायरेक्ट आप पे 5 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कैसा है, एमआईएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो एलिगेशन की बात कर रहे हैं कि शील भंग, सबिया के वकील पति हुसैन शेख की ज़बान में कहूँ मॉलेटेशन, तो ये जो केस की बात ये लोग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई? उनके मुताबिक 28 नवंबर को हुई है एमआईएम के ऑफिस में। आप भी मौजूद थे और मैं समझता हूं कि आप तो बिल्कुल मेरे करीब में ही रहे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं आपके बाजू में ही था। हाँ, और स्टार्ट टू एंड और वहां से निकले भी हम साथ। और ये सील भंग कब की गई ये हमें मालूम ही नहीं पड़ा, और सबिया शेख को मालूम पड़ गया किस तरीके से सील भंग उसके साथ हुई।
देखिए कैसा है कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि एक ग्रुप बंदी है और साजिश रचने वाले कुछ लोग हैं जो शुरू से मेरे खिलाफ पुलिस में झूठी अर्जियां दे रहे, शिकायतें कर रहे हैं, झूठी एफआईआर पहले दर्ज करा चुके हैं, पैसे लेते हैं और ये काम करते हैं। उन्होंने ही अब की बार सबिया और हुसैन को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, पैसे का लालच दिया, पैसा दिया गया। इसकी मुझे एकदम कंफर्म जानकारी है कि उन्हें पैसा दिया गया है और ये पैसा दे करके इस तरीके का पूरा ताना बाना रच करके मुझ पर ये शीलभंग का या मॉलेस्टेशन का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। आपको बता दूं, मुमरा एक्सप्रेस करके एक चैनल है, रफशान पिरानी नामक युवा पत्रकार उसको चलाते हैं। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन सबिया और हुसैन दोनों ने उसको रोक करके कुछ बात की थी। उस युवा पत्रकार ने मुझे बताया कि सर उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिन में देखना कि इतना बड़ा धमाका होने वाला है, हम ऐसा धमाका करेंगे कि सब हिल जाएंगे। तो तब उसकी समझ में नहीं आया था, लेकिन जब उन्होंने 2 तारीख को लिखित अर्जी पुलिस को दी तो और 5 तारीख को एफआईआर दर्ज की तो उसको पता चला कि ये धमाका था उनकी तरफ से। अच्छा, मतलब लोगों को बता के जता के धमाका था। हाँ, मतलब प्री प्लान है, पूरा फैब्रिकेशन करके, पूरा रच करके, रचना एक रच करके उसको रखा गया है। अब अर्जी का आपने सवाल किया था मुझे कि 28 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वारदात है और 2 तारीख को अर्जी दी गई है। अर्जी पर अमूमन आपको भी पता है, आप भी पत्रकार हैं, पुलिस का काम करने का तरीका ये होता है कि जिसने अर्जी दी उसको स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है, जिसके खिलाफ अर्जी दी उसको बुलाया जाता है, और जो घटना उसमें अगर कोई क्राइम घटा है, कोई आपराधिक वारदात हुई है ऐसा कहा जा रहा है, तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि एमआईएम के ऑफिस में हुई है। तो जाहिर सी बात है कि पत्रकार परिषद का आयोजन एमआईएम वालों ने किया, नगर सेवक थे, पदाधिकारी थे, लीगल एडवाइजर थे, 50 से 60 लोग एमआईएम के थे। तो उनमें से आपको 25 पत्रकार भी थे। हाँ, तो इन तमाम लोगों में से एमआईएम और पत्रकार, ये दोनों फैटर्निटी में से आपको लोगों को बुलाना चाहिए था, उनके बयान दर्ज करने चाहिए थे, मेरा भी करना चाहिए था। मैं कहीं भाग के तो नहीं जा रहा हूँ। हमने तो आंखों से देखा था जिस तरीके से सबिया हुसैन कह रही थी, तो सील भंग होने के बाद बाहर खड़े रह के वो समोसा खा रही थी आसपास से। ये तो हमारी आंखों देखी थी और उन्होंने बड़ी खूबी से ये आरोप लगाया आप पे। और आपके साथ में हम ये भी देख रहे हैं जैसे आपके जो सहमति के लोग हैं, ये पूरा मुमरा कौसा ही समझ लीजिए, हम बाकायदा देख रहे हैं मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए लोग आपसे जुड़े हुए, और कहीं कहीं लोगों को ये लग रहा है आपको आपके चैनल को बंद करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये सारी घटना और ये पूरा कार्यक्रम एक रचा है। बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए कैसा है, इसको आपको कुछ हिस्सों में बांटना होगा। सबसे टॉप मोस्ट में वो हिस्सा है, कहीं पर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू चल रहा था, ज्वलनशील मुद्दा जिसे कहा जा सकता है, उस मुद्दे पर हमने वहां जाकर के कवरेज किया, उस मुद्दे को उभारा। उस मुद्दे को उभारने के लिए आवाज़ उठाने वाले जो लोग थे उनको हमने जगह दी, उनकी आवाज़ हमने प्रशासन तक, समाज तक, लोगों तक, जनता तक सब जगह पहुंचाई। उससे आहत होने के बाद फिर एक बड़ी घटना और हुई, उसका भी निष्पक्ष कवरेज हमने सामने रखा। तो उसके चलते जो है उनको तलाश थी कि कुछ लोग इसमें हमें मिल जाए जिससे हम रफीक कामदार को जो है लॉक एंड यानी बांधने वाली स्थिति में या उसको तकलीफ में डालने वाली स्थिति में डाल सके। उसके बाद जो है ये इन लोगों ने जो है कुछ लोगों को तलाशा, तो मेरे खिलाफ हमेशा झूठी शिकायतें करने वाले पति पत्नी है, अहमद नेता, नाज गोलंदाज, अर्जियां करते झूठी, उकसाते रहते हैं, पुलिस के ऊपर मेरा बहुत दबाव है, ऐसा झूठा आरोप लगाते हैं। मेरा दबाव रहता पुलिस पर तो मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें कहाँ से दर्ज होती? ये चले जाते हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज प्रतिदिन के चेक करो ना आप, महीने में 20 दिन मेरी गारंटी है कि इनकी हाजिरी पुलिस स्टेशन में मिलेगी। पीआई, क्राइम पीआई के केबिन में, एडमिन पीआई के केबिन में, 3rd 4th पीआई के केबिन में, सीनियर पीआई के यहाँ, डिटेक्शन रूम में, पीछे पुलिस स्टेशन के मैदान में, पुलिस स्टेशन के बाहर, भाई बाहर तक का सब कैमरा जो है सीसीटीवी पुलिस स्टेशन का वो कवर करता है। तो ये वहाँ पर पड़े ही रहते हैं, इनका काम ही वही है कि वहाँ पर कौन आता है, किसका काम हमें मिलता है, तो ऐसा काम इन्हें दिया है। और ये काम दिलाने में मैंने कहा है कि कुछ पत्रकारों की भूमिका है इसमें, जिसमें एक पत्रकार की बहुत अहम भूमिका है, क्या, जिसने ये पूरा ताना बाना थाने में जाकर के रचा है। 1-2 सियासी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं,
जो आहत थे उस हमारे बाहर के कवरेज से, पहली आवाज़ जिसने उठाई, फिर वो वारदात हुई, उसके बाद से, तो ये तमाम कवरेज जो है वो हर्ट कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था हमारा। तो उसके लिए ये ताना बाना बुना गया और पूरी प्लानिंग करके इस तरीके का ये केस बनाया गया है। रफीक भाई, आज लोगों में ये भी सवाल है, लोगों का ये कहना भी था, जैसे रफीक भाई आज एनसीपी द्वारा मिल के काम कर, और आज रफीक भाई के ऊपर एफआईआर एनसीपी से मिलने के बावजूद हो गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, एनसीपी से मेरा मिलना ये जो माना जा रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने शहर के भले के लिए, मैंने समाज के भले के लिए, यहाँ पर होने वाले करप्शन के खिलाफ जब मैंने बेबाक पत्रकारिता की, शहर में विपक्ष नहीं था, तो उस वक्त जो है 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मा बनता है मीडिया का, तो मीडिया ने वो जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अब वो किसने कितनी निभाई उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने बखूबी निभाई, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाकर के, यानी बियॉन्ड द लिमिट जाकर के मैंने वो जिम्मेदारी शहर के प्रति निभाई। लेकिन मुझे सिर्फ कमेंट्स मिले, थम्स मिले, मैदानी सपोर्ट नहीं मिला, मुझे ज़मीनी सपोर्ट नहीं मिला। एक के बाद एक झूठे मामले दर्ज हो रहे, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जो है, जो 4 पैसे कमाए जा रहे हैं वो हमारे घर परिवार में लगने की बजाय या हमारे पीछे लगने की बजाय वो कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, और अभी फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है। तो मैं एनसीपी से कोई मिला नहीं हूँ। इतना देखिए कि कोविड काल में, कोरोना में, जो लॉकडाउन में एनसीपी के नगर सेवक अशरफ पठान हैं या विधायक और मंत्री जितेंद्र आव्हाड हैं, इन्होंने जो भी लोगों को राशन पहुंचाना, कोविड पेशेंट्स के लिए एम्बुलेंस की सर्विस है, डॉक्टरों की मदद है, ज़ाती तौर पर मैंने कई बार मंत्री जितेंद्र आव्हाड से बात की और उनसे मैंने लोगों को मदद दिलाई। मैंने ज़ाती तौर पर जो है कई ऐसे काम मैंने मेरे हिसाब से मैंने करके लिए। तो एनसीपी से ये मिलना विलना वो जो तर्क होगा लोगों का अपना होगा, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं पत्रकार हूँ, मैं आज की तारीख में न्यूट्रल रह करके मेरी संतुलित पत्रकारिता कर रहा हूँ, और अब मुश्किल ये हो गई कि यह संतुलित पत्रकारिता भी लोगों को रास नहीं आ रही है। सवाल मेरा तो यह है कि जब मैं संतुलित पत्रकारिता कर रहा हूँ और अगर मैं उसके बावजूद पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए, मेरे सहाफत के आईनी काम को निभाते हुए, अगर मैं कहीं पर किसी मुद्दे पर अभी भी लोगों को मुखर कर देता हूं या मुखरता से उनकी बात को रख देता हूं, तो मैं किसका क्या बिगाड़ रहा हूं, मैं किसका क्या नुकसान कर रहा हूं। रफीक भाई, जैसे इस एलिगेशन में एक पॉइंट और उसने नोट करी थी सबिया हुसैन जी, वो जब आपके पास वर्क करती थी तो उस वक्त जो आपने जब उसे फील्ड में खड़ा किया तो लोग कमेंट में बर्तन मांजने वाले भी कहते थे। नहीं जाने आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें सर, हम पिछले कमेंटों को पूरा उठा के हमने देखा है, और वैसी लेडी को आपने उठा के आज आसमान की बुलंदी दिखाई और वो आज आप पे आरोप लगा, और आपके घर में जब उस टाइम तो आपका स्टूडियो हमारी जानकारी के हिसाब से आपके घर से चलता था और आपका सारा वर्क आपके घर से था, और फिर वो आरोप आपके ऊपर ऐसा लगा रही है। देखिए कैसा है, उस टाइम पर जब वो इंटर्न या ट्रेनी रिपोर्टर बोल करके जब हमसे जुड़ी थी, काम कर रही थी, तो उस वक्त हम आपको बता दें कि मेरी तमाम मीडिया फेटर्निटी से जो भी मुमरा में अपने आप को कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम मीडिया वाले हैं और इस इशू पर वो बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो सबिया हुसैन को हमने जब इंटर्न के तौर पर जोड़ा, तो फील्ड में वो जब जाती थी, घर से वो आती थी, इस पूरे दौरान उसके पति हुसैन शेख उसके साथ रहते थे, कभी अलहदगी उनकी रही नहीं, अकेले में उन्होंने कभी काम नहीं किया। यदा कदा मतलब एक 2-3 बार ऐसा हुआ होगा कि उस वक्त हमारे पास दाऊद टेटवलकर जो है वो कैमरामैन और वीडियो एडिटर थे, तो वो कभी कभार दाऊद जो है उनके साथ में चले गए हैं फील्ड पे, या कभी हमारे चीफ वीडियो एडिटर हैं सैयद उमर, वो चले गए हैं। रही बात मेरे घर पर, उसके पति को मैंने आधा घंटा बाहर रखा और फिर उसको मैंने लेक्चर दिया और उसको कहा कि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। ये उस वक्त मेरी पत्नी घर पर मौजूद है, मेरे बच्चे घर पर मौजूद है, मेरे चीफ वीडियो एडिटर सैयद उमर और दाऊद टेटवलकर, ये दोनों कभी मौजूद है या कभी इनमें से एक मौजूद है, और कभी हमारे रिपोर्टर एक और हैं
सरफराज मेमन उर्फ सरफराज दरबारी, बाबा भाई जिन्हें कहते हैं, वो भी मौजूद रहते थे। तो इतने लोगों के सामने ये कैसे संभव हो सकता है? तो आप 7 महीने का उसका जो दावा है, लेकिन मुझे लगता है 5 महीने के आसपास उन्होंने हमारे पास कुछ ट्रेनिंग पीरियड किया है, उससे ज़्यादा का नहीं है। उस 5 महीने में आप इसकी तस्दीक जो है रिपोर्टर सरफराज दरबारी से कर सकते हैं। आप इसकी तस्दीक जो है या इसके ऊपर आप जो है कुछ और आपको जानकारी लेना है तो हमारे चीफ वीडियो एडिटर हैं सैयद उमर, उनसे कर सकते हैं। उस वक्त जो है हमारे साथ दाऊद टेटवलकर थे, चीफ वीडियो एडिटर, कैमरामैन, उनसे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल वो टुडेज वॉइस न्यूज़ में काम कर रहे हैं, वहाँ के वीडियो एडिटर और कैमरामैन है दाऊद टेटवलकर। सबिया और सबिया हुसैन के जो दावे हैं जी, हर जगह से वो झूठे साबित हैं। बेशक बेशक। जैसे कि हम खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जी। हम आपके साथ में स्टार्ट टू एंड हुआ है जी। और आपके साथ ही हम वहाँ से गए। जी, तो ऐसा कुछ उधर हुआ नहीं था। हाँ। और सैफ पठान ने लाइव आके उनके इधर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उधर भी कोई ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने भी कहा। जी, और शहर के लोग भी इस चीज को कह रहे हैं रफीक भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। जी, मतलब लोगों का रफीक भाई पे भरोसा पूरा है। जी। अच्छा रफीक भाई, ये जो अभी हुआ है FIR तो हो गई, जी, अभी ये जो जंग है ये किस दिशा पे मुड़ेगी? और अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं जिन्होंने मतलब बिना जांच करे आला अधिकारियों ने ये FIR दर्ज कर, तो अभी आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है कि FIR दर्ज हो गई, ठीक है, हमने कोर्ट से बेल ले ली, ठीक है। अब हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से, माननीय पुलिस आयुक्त हैं, पुलिस उपायुक्त हैं, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब हैं, इन सबसे हमारी एक ही अपील है कि फिर एक बार मुमरा कौसा में झूठी शिकायत अर्जियां और झूठी FIR दर्ज होने का मामला शुरू हुआ है। जिसके मन में आता है वो झूठी शिकायत अर्जी दे रहा है, उसको आप देख नहीं रहे, उसके आधार पर जो है FIR दर्ज कर दे रहे हैं। तो आप कम से कम मामले की तह तक जाएं, पूरे मामले की जो है तहकीक करें, इसकी जांच करें, जांच पड़ताल पूरी तरीके से करने के बाद जो है आप जो है आगे की कानूनी कार्रवाई करें। मेरे जैसा आदमी कम से कम शहर छोड़ के तो मैं भागने वाला नहीं। 10 साल से मुझ पर जो है इस शहर को छोड़ने के लिए कई तरह के दबाव बनाए गए, कई तरह के झूठे मामले बनाए गए, कई तरह का जो है प्रेशर लाया गया, कितनी तकलीफें और कितनी मुश्किलातें दी गई। ये कमेंट वॉरियर और थंब वॉरियर नहीं जानते हैं। कमेंट करना बड़ा आसान होता है, थंब करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन जो होती है ना उसको फेस करना जो है वो कितना कठिन होता है वो करने वाले को पता होता है। तो मैं इन पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके आप ध्यान दें और इस तरह की झूठी FIR को दर्ज न होने दें। इस तरह की झूठी जो शिकायत अर्जियां आती है, भाई समाज सेवा के नाम पर किसी के खिलाफ झूठी शिकायत सिर्फ करना बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, तो ये ऐसा कब तक चलते रहेगा? विवेक फंसालकर जी, माननीय पुलिस आयुक्त जी, आप कब तक इसको जारी रखेंगे? क्या हमें आखिरकार गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के पास जाना पड़ेगा? क्या हमें राज्यपाल जी के पास जाना पड़ेगा? क्या हमें उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे? एक ऐसी व्यवस्था जो न्याय देने की बजाय अन्याय की जा रही है और झूठे मामले दर्ज की जा रही है, और उसमें अगर आपके जैसा संवेदनशील, आपके जैसा विवेकशील पुलिस आयुक्त मौजूद होने के बावजूद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कहीं जाने की जरूरत है। मेरा पूरा विश्वास है सम्माननीय पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर जी पर कि वो जरूर इस पर ध्यान देंगे और ऐसे तमाम लोगों पर जो है वो नकेल कसेंगे। ये थी हमारी मुमरा कौसा के वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार साहब पर मॉलेस्टेशन के मामले में FIR दर्ज होने पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।